हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कोर्स क्लास 10th NIVS बोर्ड और प्रयागराज यूपी और इंडिया से जहाँ से भी जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बता दें कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है शिक्षा प्लस लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर NIVS का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के सारे कोर्स को हम लोग कवर करके पढ़ा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे बेसिकली जो सेकेंडरी कोर्स NIVS के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने पूरा एक जो है पैक बना रखा हुआ है और उस पूरे कोर्स में पूरे कंटेंट को हम लोगों ने जो है चैप्टर वाइज क्लास वाइज इसको हम लोगों ने कवर किया है। तो पूरे इंडिया से कहीं से भी बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो अगर देखेंगे तो लेक्चर वाइज धीरे धीरे करके, और ऐसा नहीं कि बीच से या आगे पीछे से, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पूरे कोर्स को कवर करने वाले हैं। तो सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री सेक्शन माई सेल्फ शेख मोहम्मद जावेद, और इसके पहले हम लोगों ने एक लेसन पढ़ चुका है हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो है आज ये दूसरा लेसन जो हमारा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, उस दूसरे लेसन में लेक्चर नंबर 2 है। जो भी बच्चे बैठे हुए हैं साथ में कहीं भी अपने साथ वालों को बता दें, और वीडियो इसका हमारा यूट्यूब पे हमारे ऐप पे पड़ा हुआ है, नहीं होता चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षा प्लस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और उसके बाद इसका जो पहले वाला लेक्चर है आप उसको देखेंगे तब भी समझ में आएगा, और जिन बच्चों का पहला लेक्चर छूटा हुआ है थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, हम ब्रीफिंग कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं, उनको ये लेक्चर भी समझ में आने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो चलिए हम लोग जुड़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंडरी कोर्स क्लास 10th NIOS और चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग का चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग क्या है? टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स। लेकिन क्या हमारे आसपास 118 चीजें ही हैं? नहीं, इनफाइनाइट चीजें हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड और सब्सटेंस हैं। इसका ये मतलब पता चला कि नेचर में जो 118 एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके एक प्रॉपर रूल से, एक प्रॉपर जो है लॉ से, और नए नए सब्सटेंस या कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उस लॉस को क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग नाम से लेसन मिलेगा, लेकिन बेस उसका वही है। कहीं पर मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग के नाम से, कहीं वैलेंसी के नाम से, कहीं केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता क्यों है, कैसे जुड़ता है, और वो पर्टिकुलर लॉस कौन से हैं जिसकी वजह से वो जुड़ता है। तो हम ये बताएं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब जुड़ता है तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? आप लोगों ने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनान, क्रिप्टॉन, रेडान और ऑग्निसन, ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको 0 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट, नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। ये 7 एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। और इस स्टेबिलिटी का बेस और स्टेबल कब होंगे? जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 0 ग्रुप एलिमेंट को छोड़ करके बाकी दुनिया के 113 एलिमेंट जितने हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये बोरबरी का रूल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 2 8 18 32। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 8 या 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये स्टेबिलिटी को दिखाता है कि दुनिया का हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब एक बात बच्चे को समझाएगी, यार क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है उसको गेन कर ले। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं वो बहुत नेचर में कम है, लेकिन जो है उसके बाद भी स्टेबल है। इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो है एक्सपेरिमेंटली जो इस पे रिसर्च किया, तो ये पता चला कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हर एटम चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए टू गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। और इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन बातें दोनों में वही आएंगी दोस्तों। देखिए रूल हम आपको बता दें, ये ट्रिक है, आप जब भी जो है इसको पढ़िएगा इस लेसन को, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्ड अभी और हायर स्टडीज में दो वर्ड पे डिपेंड करता है। एक तो होता है ऑक्टेट रूल का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे 8 इलेक्ट्रॉन से तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों ऐसा करेगा? टू गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, टू गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा। भाई कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो कोई ऐसी स्पीशीज हो जो इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो कोई ऐसी स्पीशीज हो जो इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, और इसी लेन देन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए थोड़ा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिनको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन जिनको एनायन बोलते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है, नाम से ही पता चल रहा है, इन बिटवीन द आयंस, और आयन कितने होते हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दे गेट पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दे गेट नेगेटिवली चार्ज। तो उनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, उसी फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर सबको? तो बच्चों देखिए बहुत अच्छा है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसका जो क्लू पॉइंट है, जो ट्रिक पॉइंट है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 11 सोडियम होता है, ध्यान दीजिए, और एक कॉपी और पेन रखा करिए आप लोग शॉर्ट नोट्स के लिए। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पहले शेल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, दुनिया का हर एटम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 8, चौथे में 32 और 8। अगर 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं तो फिर से 8 भर देंगे। खैर, तो यहां पर हमको भरना है 11 सोडियम। पहले शेल में कितना होना चाहिए, 2, दूसरे में 8। अब बच्चों देखिए तीसरे शेल में होना तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और 18, लेकिन बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। 8 to 10 और एक क्या हो जाएगा, 1। तो अगर सोडियम क्या करे, अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको पॉजिटिव कर देंगे। दूसरा देखिए, सेवेंटीन क्लोरीन, अगर इसको भरेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ये रूल है इलेक्ट्रॉन भरने का, जिसको नहीं आता उसके पहले वाली क्लास में जाके देख लेगा वो, और 9th स्टैंडर्ड में भी था ये। तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो रूल की ये कहता है पहले शेल में 2 भरिए, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अब फिर से वही बात आई, ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हम बोलेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। व्हाई? बिकॉज इट इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दुनिया का हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ये जो 7 है वो 18 हो जाएगा, बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो इस तरह से एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो डोनर कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एक्सेप्टर कहलाएगा। और ये बन जाएगा तुम्हारा कॉमन सॉल्ट NaCl। क्लियर सबको? तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस प्लस और माइनस की वजह से दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में FOA लिखते हैं, ये काम करने लगेगा और दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा ले लेगा,
और दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। ये साइंटिफिकली देखा गया है, रिसर्च किया गया और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसी वजह से उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस के बीच में होता है। अब आए दोस्तों आयनिक कंपाउंड। जब भी आपको आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़नी, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं, थोड़ा अलर्ट हो जाइए और पूरे विश्वास के साथ आप लोग बैठिए। तो जो भी लड़के हमारे सेकेंडरी कोर्स क्लास 10th एनआईवीएस के जुड़े हुए हैं, साइंस में केमिस्ट्री सेक्शन का दूसरा लेसन चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, और उस दूसरे लेसन में लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले के लेक्चर और वीडियोस हमारे यूट्यूब और हमारे शिक्षा प्लस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बताया आपको कि जब भी आपको ये टॉपिक आए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, जब भी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पूछे तो आप कॉमन सॉल्ट, खाने वाले नमक को ध्यान में रखिएगा, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, Na+ और Cl-। जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको ऐसे ही आने लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे बताएंगे, जो मैं कह रहा हूं जैसे कह रहा हूं, पूरे ट्रस्ट के साथ सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, इट इज अ फॉर्म बिटवीन द आयंस। ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये आयनों के बीच में बनता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, सबसे पहले। दूसरी बात, दे आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो प्लस और माइनस होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो जहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड, वॉशिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, मार्बल स्टोन, तो आप देखेंगे इनका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। अब वो आप जब कोई बच्चा पढ़ा होगा तो बताएगा कि यार ये इन बिटवीन आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? इन बिटवीन द आयंस जो फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होगा, लाइक सॉल्ट है, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक है, लाइमस्टोन है, वॉशिंग पाउडर, अगर ये सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल हैं, जब इनको हीट करेंगे तो इनके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत मजबूती से बंधा होता है, और जिनमें फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसलिए आयनिक कंपाउंड का बच्चों क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट को जीवन भर के लिए याद कर लीजिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमपीटी स्मॉल में, और बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं बीपीटी। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों हाई होंगे? इन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन बिटवीन द आयंस देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। क्लियर सबको? देखिए खाने वाले नमक को देखिए, अगर इसको आप मेल्ट करना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी आएगी, 801 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना आएगा, 2852 डिग्री सेल्सियस। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है बच्चों, हार्ड एंड ब्रिटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो ये सॉलिड स्टेट को गेन कर लेते हैं और हार्ड होते हैं, और इनमें रेगुलर कट होते हैं। यानी हम आपको बताएं, जैसे अगर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, दुनिया में हर वो चीज जो स्पेस में या हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में प्लेस ऑक्युपाई करती है,
तो उसमें 3 डायमेंशन होते हैं दोस्तों। एक होती है तुम्हारी लेंथ, एक होती है तुम्हारी ब्रेथ, और एक क्या होती है तुम्हारी हाइट। तो वो किसको गेन कर लेती है? वो एक स्ट्रक्चर गेन कर लेती है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब या क्यूबाइड। और हर एटम कभी कोई भी एटम कभी दूसरे एटम को टच नहीं करता, क्योंकि उनके आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एटम पास में भी नहीं होते और एक दूसरे को टच भी नहीं करते और इतना दूर भी नहीं जाते कि अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाए। तो इसलिए जो है ये आपके पास सामने एक स्क्रीन पे देखिए, ये बहुत ढेर सारे क्यूब मैंने एक साथ बनाए हैं जो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉमन सॉल्ट है, खाने वाला नमक है, तो इसमें जो छोटा वाला एटम होगा वो हमारा Na+ है, और जो बड़ा वाला होगा वो हमारा क्या है? Cl- है। Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ऐसे ये कॉमन सॉल्ट के जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है ये एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो इनके बीच में जो ये आयनिक कंपाउंड हमारे होते हैं, इनमें कंपाउंड रेगुलर वे में जुड़ते हैं और प्लस और माइनस का एक सरफेस होता है, जिसकी वजह से जब भी ये कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं या इनको काटा जाता है तो इनमें हमेशा रेगुलर कट मिलता है, जिसकी वजह से ये चमकते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाता है। ये जो हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं बच्चों हायर स्टडीज का है, थोड़ा कम समझ में आएगा, बस ऐसे याद रखिए कि जो आयनिक कंपाउंड होता है इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर वे में जुड़ते हैं। रेगुलर वे में जुड़ने की वजह से इनमें रेगुलर कट मिलता है और उस कट की वजह से इनके पर जब सनलाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो ये क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। तो हार्ड समझ में आया कैसे होते हैं? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच फोर्स क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में। और दूसरी बात, इनमें जो अरेंजमेंट होता है आयनिक बॉन्ड में प्लस और माइनस के बीच में, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो जब ये ब्रेक होते हैं या कट करते हैं तो इनमें रेगुलर कट मिलता है, जिससे सरफेस क्या होता है? स्मूथ मिलता है, और वहां से सनलाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चमकते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, तो बच्चों सबको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई चीज आयन में ब्रेक हो रही है तो ये उसी में डिसॉल्व होगी जो खुद आयन में ब्रेक हो। वाटर कैसे ब्रेक होता है? H+ और OH-। और NaCl मान लीजिए कैसे ब्रेक होगा? Na+, Cl-। तो जो वाटर होता है ये आयनिक बॉन्ड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी किसी आयनिक सॉल्वेंट या वाटर, यानी जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी आयन है, तो ये उसी में डिसॉल्व होगा जो खुद आयन में टूटे, ताकि आयन इंटरचेंज हो जाए। तो इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको आप लोग कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा नोट्स करके या नोट बना के। लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो आयनिक कंपाउंड होगा वो आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा। क्लियर सबको? लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हमारा आयनिक सॉल्वेंट होता है, जो हमारा आयनिक सोल्यूशन होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसको आयनिक सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट विल बी ब्रेक इन देयर आयंस, वो अपने आयनों में टूट जाता है। इससे एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है। तो जिसकी वजह से इनके क्या होता है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जितने भी दुनिया के एसिड्स हैं, जितने बेस हैं, जितने सॉल्ट हैं, इन्वर्टर की बैटरी में जो मटेरियल भरा हुआ है, जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, कार मोटर की बैटरी में जो एसिड भरा होता है जिसमें कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। तो इन सब में कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका एक्वस सोल्यूशन या इनका जो आयनिक सोल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, प्लस और माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये देखिए,
ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन, क्रिस्टल किसे कहते हैं, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे पढ़ के भी निकल जाते हैं लेकिन क्रिस्टल को डिफाइन नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं क्रिस्टल क्या होता है। ये ट्रू सॉलिड होता है। क्रिस्टल क्या होता है, इसको बनाने में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नमक का क्रिस्टल बना हुआ है NaCl का, तो इसको बनाने में जो आयन या जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़ते हैं, एक बात। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, दो बात। और तीसरी ये है कि इनमें जो एटम होते हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर होने की वजह से इनमें रेगुलर कट मिलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, चमकते भी हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। और दूसरा ये चीज है कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे अभी एक प्रॉपर्टी आई आपके पास, ये क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रू सॉलिड। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, मींस जो प्लस और माइनस के बीच में बनता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल था। जब भी आप इस लेसन को पढ़िएगा, इस एग्जांपल से पढ़िएगा, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ऐसे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ भी इनके जो प्लस और माइनस के बीच में जो सरफेस बनता है, तो उनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न कॉल्ड अ क्रिस्टल। तो जहां पे कोई भी चीज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड और से ब्रेक होता है या बनता है, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर वे होता है, और इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो डेफिनिट होंगे, क्योंकि हर Na+ Cl- से जुड़ेगा, Cl से नहीं जुड़ेगा, और Na+ से नहीं जुड़ेगा। तो इनमें रेगुलर अरेंजमेंट बनता है, और जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है और डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, वहां क्या बनता है, क्रिस्टलिन सॉलिड। अब आया दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम एक बॉन्ड पढ़ रहे थे जिसमें एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा होते हैं। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, एवरी एटम वांट्स टू 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दुनिया का हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। और हमारे आसपास इस कमरे में, हमारी बॉडी में, सेल में, जहां भी आप बैठे हो वहां पर हर एक कंपाउंड जो है, हर एक सब्सटेंस क्या है, स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी की गारंटी क्या है, ऑक्टेट रूल है। दुनिया का हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जिसके पास 8 से ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, गेट पॉजिटिवली चार्ज। जिसके पास 8 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेट नेगेटिवली चार्ज। लेकिन ऐसे वो सारे एटम जिनके पास ऑक्टेट से दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वहां ना दे सकता है ना ले सकता है, वहां म्यूचुअल शेयरिंग होगी। हिंदी में बोलते हैं परस्पर साझा। तो जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो और दोनों के पास ऑक्टेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। वहां पर वर्ड था बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड का जो ट्रिक पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, जिसके पास से जाएगा वो प्लस और जिसके पास जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर एक वर्ड क्या आ रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिस्पेक्टिवली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हर सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, एक जो एटम देगा और जो लेगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पे दिया है हाउ इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाए तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन आप बनाइए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी गुड। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन का एटम हो गया और इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। ये हाइड्रोजन का एटम हो गया और इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा
और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में और इस तरह से बनी होगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर सबको? तो जब आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हाइड्रोजन के हर एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जब दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यार यहाँ लेन देन नहीं हो सकता, यहाँ शेयरिंग हो सकती है। एक लड़का पराठा ले आया, वो पराठा खाएगा, पेट में जो उसके जो है ऐठन होगी। एक बच्चा अचार ले आया है, सब्जी खाली खाएगा तब भी नुकसानदेह है। दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लें, शेयर कर ले। हम लोग ऐसे करते थे बचपन में, टिफिन शेयर करते थे, बहुत सी चीजें हम लोग शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों का काम बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन लेगा और दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में देखिए 8 ऑक्सीजन के 11 शेल का रूल क्या कहता है, पहले शेल में कितना भरेंगे 2 एंड दूसरे में 6। जिसको कुछ नहीं मालूम ऐसा याद रखो कि दुनिया का हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर बचते हैं तो 18, नहीं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन, बचते हैं तो 32, नहीं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन। ये केलेमन शेल है। जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसी रूल से भरे जाते हैं, इसको बोलते हैं बोरबरी रूल। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या भरना है, 8 ऑक्सीजन। देखिए जिसे कभी नहीं पढ़ा, इसके पहले कोई चीज को नहीं मालूम, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने भरेंगे, होने चाहिए 8, लेकिन बचे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जब दूसरा ऑक्सीजन बनाएंगे उसमें भी यही होगा, 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अंदर की जो ऑर्बिट है वो अकॉर्डिंग टू रूल भरी है, लेकिन बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा ऑक्सीजन बनाइए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर ऑक्सीजन क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आ जाए और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में चला जाए, तो आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस ऑक्टेट स्ट्रक्चर को गेन करने के लिए आप ये देखिए कि हर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उनके बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ऐसे बनी होगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में हर ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी। तो जब रिस्पेक्टिवली 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उनके बीच में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब नाइट्रोजन के जैसे बनाते हैं हम लोग, 7 नाइट्रोजन होता है, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग है केवल 2 वर्ड पे डिपेंड करता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बच्चों यहां देखिए इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने होने चाहिए 8, लेकिन बचे कितने हैं, 5। और जब आप दूसरा नाइट्रोजन बनाएंगे पहले शेल में 2, दूसरे में 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। पहला शेल अकॉर्डिंग टू रूल भरा है उसको नहीं बनाते हैं, बाद वाला शेल देखिए 1 2 एंड 3। दूसरा देखिए 1 2 एंड 3। तो अगर दो, अब यहां पे क्या है, ऑक्टेट रूल से दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, और कितने कम है, 3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं, 5 हैं। जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पे 3 से ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले से है, और अगर 3 इसको और मिल जाए, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन ले लेगा, और इस तरह से दोनों के ऑक्टेट में कितने हो जाएंगे, दोनों के ऑक्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा करने के लिए नाइट्रोजन ने क्या किया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
एक एटम दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, देता नहीं, शेयरिंग करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन बीच में क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। अब आए दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सब्सटेंस। आयनिक प्रॉपर्टीज को हमने बताया था, उसका क्लू पॉइंट, उसका ट्रिक पॉइंट बताया था कि जब भी आपसे आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो आप किसको ध्यान में रखेंगे, NaCl को, कॉमन सॉल्ट को ध्यान में रख के बताएंगे कि ये प्लस और माइनस के बीच में बनता है, सही बात है। इनमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, सही बात है। ये इन बिटवीन द आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये कहाँ पाएंगे, जनरली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। फिर हमने ये बताया था कि जो इनका एक्वस सोल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड का, या आयनिक बॉन्ड जहां बनते हैं उन कंपाउंड में, तो वो प्लस माइनस से टूटते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, पास हो जाती है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड है इनके बिटवीन जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसमें फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से जहां पर आपको क्या दिखेगा, किसी कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड, तो जनरली दे आर फाउंड इन लिक्विड और गैसेस स्टेट। देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो इसी तरह से जैसे अल्कोहल है या क्लोरोफॉर्म है, वो सब किस में आते हैं, लिक्विड स्टेट में। खुद वाटर है। तो बच्चों जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि इनमें आयनिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और इन बिटवीन द आयन सिंगल, इन बिटवीन द बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के बीच में फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं या बॉयल कर जाते हैं। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, चीनी है, उसको पानी में डिसॉल्व कर दीजिए आप, या इन्वर्टर की बैटरी में भर दीजिए, आपको 0 वोल्ट भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि चीनी आयनों में नहीं टूटती, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन खाने वाला नमक है, इन्वर्टर की बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, वो अपने आयनों में क्या होता है, टूटता है। तो जहां पे आयन ब्रेक होते हैं वहां पे कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, और जहां आयंस नहीं होते, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पे क्या होगा, पुअर कंडक्टर होंगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फिर आया सॉल्युबिलिटी। अब यहां पर क्या है, जो पोलर सॉल्वेंट हैं, पोलर, और यहां पे एक वर्ड आया है पोलर एंड नॉन पोलर। तो नॉन पोलर उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के पास होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस मॉड, इनके ऊपर प्लस मॉड चार्ज होता है। खैर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस आप ऐसे समझिए कि जो सॉल्वेंट आयन में टूटता है उसमें वही चीज डिसॉल्व होगी जो खुद आयनों में टूटे। मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो आयन में टूटता है ये उसी में टूटेगा जो खुद आयन में टूटे। तो जैसे नमक है तो ये पानी में घुल जाएगा, क्योंकि नमक भी अपने आयनों में टूटेगा, वाटर भी टूटेगा। लेकिन नमक को अगर हम क्लोरोफॉर्म में डाल दें तो नमक टूटेगा Na+Cl- में, और क्लोरोफॉर्म टूटेगा सिंगल बॉन्ड में, तो उनमें रिएक्शन नहीं होगी। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, भी मैंने बताया, बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये जनरली गैस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे जो सॉलिड में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड, कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मेटल क्या है, डायमंड है, और डायमंड में क्या जुड़ता है, कार्बन। तो कार्बन जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, और ये दुनिया का हार्डेस्ट मेटल बनाता है, जो कि एक्सेप्शन में भी है। वैसे तो जहां सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ज्यादातर ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड या गैस स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जुड़ता है और अलग अलग शेप में, और हार्डेस्ट मेटल ऑफ द अर्थ बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड, क्वार्ट्ज या बालू वगैरह जिसे आप कहते हैं। कुछ गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे CO2 वगैरह है, N2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कुछ जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे
अल्कोहल है, शराब अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली जो है गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है जिसमें ये क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा आयनिक बॉन्ड में, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं करना है आप लोगों को, थोड़ा साथ दीजिए, सीरियसली बैठिए। मैं बहुत उछल कूद करके नाटक करके नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा माइंड सेट करके बैठिए। सेकेंडरी कोर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपकी बुक का नाम है उसमें जो केमिस्ट्री का हिस्सा है उसका आज लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 था, और इसके पहले के लेक्चर यूट्यूब पर और शिक्षा प्लस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है। हमारे सारी जो टीम के सर हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। जो भी चैप्टर या टॉपिक है उसको आप कंसंट्रेट करके बैठिए, और धीरे धीरे पूरे कोर्स को हम कवर करने जा रहे हैं। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा सेकेंडरी कोर्स एनआईवीएस बोर्ड क्लास 10 का, आप देखेंगे कि कुछ दिनों कुछ महीनों में पूरा कोर्स आपका हम लोग कवर करने वाले हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को रिवाइज कर लीजिएगा।